नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार और मैं गुरुकुल एकेडमी में ज्योग्राफी का अध्यापन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 2 वीडियो बल्कि 3 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। उनमें से 2 वीडियो इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर है और एक वीडियो आपका गंगेटिक रिवर सिस्टम से है। आज हम गंगा नदी तंत्र को आगे पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में गंगा के बाएं तट की नदियों के बारे में सीखा हुआ था और हमने ये जाना था रामगंगा नदी के बारे में, घाघरा नदी के बारे में, गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा, इन सब नदियों के बारे में हम पिछली क्लास में सीख चुके थे। और साथ ही साथ हमने उत्तराखंड में भी गंगा नदी प्रवाह के बारे में सीखा हुआ था। उत्तराखंड के 4 धाम और पंचप्रयाग के बारे में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में सीखेंगे। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में सीखने के लिए हमें प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका विस्तार उत्तर में अरावली पर्वत से लेकर पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित छोटा नागपुर की पहाड़ियों के द्वारा रेखांकित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, वह अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठारों से घिरा हुआ भारत का सबसे प्राचीन और भारत का सबसे बड़ा भूगर्भिक क्षेत्र है। जो प्रायद्वीप पठार है उसे 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण अगर हम नदियों के द्वारा निर्धारित करते हैं तो ये नदियाँ नर्मदा और तापी हैं। और अगर हम पर्वतों के द्वारा भारत के नॉर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू और साउथ पेनिनसुलर प्लेट्यू का निर्धारण करते हैं तो ये पर्वत हमारा आमतौर पर विंध्य पर्वत होता है। नर्मदा, तापी और विंध्य पर्वत के उत्तर का जितना भी पेनिनसुलर भाग है वो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है और नर्मदा नदी के दक्षिण का जितना भी भाग है उसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा और ये पूरा का पूरा रीजन है उसे उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाएगा। नदियों का अध्ययन करते समय, स्पेशली गंगा नदी को अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार कौन है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार कौन है। इसका कारण है बेटा, कारण इसका ये है कि उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार की जितनी भी नदियां हैं, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और भी छोटी छोटी केन नदी, टोंस नदी, ये सारी की सारी नदियाँ विंध्य पर्वत से निकलती हैं और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए या तो वो गंगा नदी में मिलती हैं और या तो वो यमुना नदी में मिलती है। और इन सभी नदियों को उत्तर वाहिनी नदियों के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी उत्तर वाहिनी नदी है, कौन सी पूर्व वाहिनी नदी है। तो अगर हमें उत्तर वाहिनी नदियों के बारे में जानना है तो भारत में विंध्य पर्वत से या सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली
कई सारी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। उत्तर की ओर क्यों बहती हैं? क्योंकि भारत के उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी कि दक्षिण की तरफ ऊंचा है और उत्तर की तरफ निचाई पर है। इसलिए उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होने वाली नदियां वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। आपको 4-6 नदियों के नाम याद रखने हैं जो कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। इन नॉर्थ फ्लोइंग रिवर में सबसे प्रमुख रिवर है जैसे चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन इत्यादि। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये नॉर्थ की ओर बहती है और भारत में नॉर्थ फ्लोइंग सबसे लंबी नदी है जो कि पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार से जब हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को देखते हैं तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की ज़्यादातर नदियां वो पूर्व की ओर बहती हैं। जैसे गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, लेकिन वो पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इसी प्रकार से ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी भी पश्चिमी घाट पर्वत में महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी नदी या कृष्णा नदी, इसके बाद में पेन्नार नदी, पलार नदी, कावेरी नदी, ये जितनी भी नदियां हैं इन नदियों के प्रवाह से ये स्पष्ट होता है कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की ढाल वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और उत्तर का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। डायरेक्शन आप जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो भारत का जो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है, नॉर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यही कारण है कि चंबल नदी, बेतवा नदी या सोन नदी या इसके बीच में आपका केन नदी आएगा और टोंस नदी आएगी, ये सारी की सारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं। आप मैप में इस बात को देख सकते हैं। नर्मदा नदी जब हम पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी वास्तव में इसे उत्तर की ओर बहना चाहिए, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसका कारण है कि नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली में बहती है और जो नर्मदा की रिफ्ट वैली है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। जैसे एक दूसरे मैप में आप देखिए कि ये हमारा अरावली पर्वत का विस्तार राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक है। 800 से 900 किलोमीटर की लंबाई का ये पर्वत है और ये भारत के 4 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दूसरा जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत की भी शुरुआत गुजरात से हो जाती है। गुजरात से यह राजस्थान का दक्षिणी भाग में जाता है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिहार के कैमूर जिले में यह समाप्त हो जाता है। तो ये आपका अरावली पर्वत है, ये विंध्य पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है। इधर ये अरावली अजंता श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत, और ये जो छत विच्छत अवस्था में है वो है पूर्वी घाट पर्वत। तो चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और टोंस नदी ये उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं और सोन नदी ये सारी की सारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और इनको आपको याद करना है, ये सारी नदियां उत्तर वाहिनी नदियां हैं। वहीं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी जैसी जो नदियां हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं और ये सभी नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नदियों के प्रवाह से
ये तथ्य स्पष्ट होता है कि उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार यानी नॉर्थ पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो साउथ से वेस्ट की ओर है, और जो साउथ पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका स्लोप वेस्ट से ईस्ट की ओर है। चलिए आज हम गंगा रिवर सिस्टम में गंगा के दाएं तट की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। गंगा के दाएं तट की नदियों के बारे में, गंगा के दाएं तट की नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहली नदी आती है वो नदी आती है यमुना नदी। यमुना नदी आप जानते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ श्रेणी से होता है। और यह नदी भारत के किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है आप इनको याद रखें। यह नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में जाती है, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में जाती है, हरियाणा से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आती है, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में यह किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है सहारनपुर जिले। सहारनपुर जिले से यमुना नदी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, और यमुना नदी प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी भारत की प्रदूषित नदियों में से एक नदी है, और अत्यधिक प्रदूषण के कारण यमुना नदी भारत की प्रदूषित नदियों में से एक नदी है, और अत्यधिक प्रदूषण के कारण यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के दाएं और बाएं तट से अनेक सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे यमुना की एक सहायक नदी है टोंस नदी। आप वास्तव में दो प्रकार की टोंस पढ़ेंगे, एक टोंस जिसका उद्गम हिमालयन क्षेत्र से होता है, और एक टोंस आप विंध्य क्षेत्र से पढ़ेंगे। जो हिमालयन टोंस है वो यमुना की सहायक नदी है, और जो विंध्यन टोंस है वो गंगा की सहायक नदी है। तो यमुना की एक सहायक नदी है टोंस नदी, इस नदी का उद्गम हिमालय से होता है। यमुना की दूसरी सहायक नदी है हिंडन नदी, चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन ये सभी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी के किनारे भारत के कुछ प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं, जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला एक ऐसा जिला है जो यमुना नदी के किनारे भी स्थित है और बेतवा नदी के किनारे भी स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कालपी, मथुरा ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। यमुना नदी का जो फ्लो है वो कुछ इस प्रकार से है। यमुना नदी यहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ से निकलती है, और यह प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी में जो मिलने वाली नदी है ये टोंस नदी है, ये हिंडन नदी है, और हिंडन नदी यमुना के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना के दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो यमुना के दाएं तट की सहायक नदियों में एक प्रमुख नदी है चंबल, और ये जितनी भी नदियां लिखी गई हैं ये चंबल की सहायक नदियां हैं। जैसे बनास चंबल की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम अरावली क्षेत्र से होता है। उसी प्रकार से चंबल की एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम है खारी। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि खारी किस नदी तंत्र का भाग है या बनास किस नदी तंत्र का भाग है। तो इस प्रकार के सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? जैसे खारी चंबल की सहायक नदी है,
चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, और आफ्टर ऑल गंगा बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो शुरुआती लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तो अगर देखा जाए खाड़ी किस प्रवाह तंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र का भाग है या अरब सागर प्रवाह तंत्र का भाग है, इसका सही जवाब होगा खाड़ी बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र का भाग है। चंबल में क्षिप्रा नदी भी आकर के मिलती है, काली सिंध नदी भी आकर के मिलती है, पार्वती नदी भी आकर के मिलती है, कूनो नदी भी आकर के मिलती है। कूनो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली एक इम्पोर्टेंट रिवर है, और कूनो नदी का महत्व इस बात से आप लगाइए कि मध्य प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है जिसका नाम है पालपुर कूनो। ये पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर चीतों के बसाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। आप जानते हैं भारत में 1952 में ही चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है, और इस पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य में अफ्रीका से चीतों को ला करके ला करके यहाँ पर बसाया जाएगा। इसके अलावा यमुना नदी में सिंध नदी मिलती है, यमुना में बेतवा नदी मिलती है, यमुना में केन नदी मिलती है, और फिर आगे हम पढ़ेंगे गंगा की एक सहायक नदी जिसका नाम है टोंस नदी बेटा। तो आइए हम एक एक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा हिंडन नदी के बारे में। हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर से होता है, सहारनपुर जिले से होता है। ये उत्तर प्रदेश का जिला है। सहारनपुर से शिवालिक श्रेणी निकलती है, शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम होता है, और हिंडन नदी गंगा तथा यमुना के मध्य लगभग 400 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात में यह गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर गाजियाबाद और नोएडा इसी हिंडन नदी के किनारे पर बसे हैं। आप जानते हैं भारत में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस का यह जो आयोजन है वो ज़्यादातर आयोजन हिंडन एयरबेस पर किया जाता है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाता है, और यह हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जो है बेटा गाजियाबाद में है। नेक्स्ट नदी है चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप जानापाव पहाड़ी से होता है, और यह जानापाव पहाड़ी विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है, और उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यह यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल नदी अपने औनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी अपने औनालिका अपरदन के लिए जानी जाती है। जब आपको मृदा पढ़ाएंगे और मृदा से संबंधित मृदा अपरदन के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो जो सॉइल इरोजन होता है वो 5 प्रकार का होता है मेनली। जैसे सॉइल इरोजन की शुरुआत स्प्लैश इरोजन से होती है। स्प्लैश इरोजन बड़ा होकर के सीट इरोजन बन जाता है। सीट इरोजन बड़ा होकर के रिल इरोजन बनता है। रिल इरोजन का विस्तृत रूप गली इरोजन कहलाता है, और गली इरोजन जब और ज्यादा विस्तृत हो जाता है तो उसे स्ट्रीम बैंक इरोजन के नाम से जाना जाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा का जल तथा वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर के जाना मृदा अपरदन कहलाता है।
वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा अपरदन शिवालिक के फुटहिल क्षेत्र में होता है, यानी शिवालिक से जो लगा हुआ पर्वतपदीय क्षेत्र है वह क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन के लिए विख्यात है। लेकिन अगर मृदा अपरदन के एक प्रकार अनालिका अपरदन की बात की जाए, अनालिका अपरदन मिट्टी जब बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, इसी को अनालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। अनालिका अपरदन भारत में सबसे ज़्यादा मालवा के पठार में हुआ है। यह मालवा का पठार मध्य प्रदेश में पाया जाता है और मालवा के पठार की स्थिति अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में है। इस मालवा के पठार से ही चंबल, क्षिप्रा या पार्वती जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो मालवा का पठार किस प्रकार के अपरदन के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा अनालिका अपरदन। अनालिका अपरदन, और अनालिका अपरदन के लिए ही यहाँ पर बड़ी उबड़ खाबड़ जमीन पाई जाती है, उत्खात भूमि क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अनालिका अपरदन के लिए भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार का विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसकी लोकेशन क्या है? तो मालवा के पठार की लोकेशन विंध्य पर्वत और अरावली पर्वतों के बीच में है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में जो गली इरोजन है वो सबसे अधिक कहां पर हुआ है, तो इसका सही जवाब है इटावा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में इटावा क्षेत्र में सबसे ज्यादा गली इरोजन हुआ है और यह गली इरोजन चंबल और यमुना जैसी नदियों के द्वारा किया गया है। चंबल नदी की अगर हम आगे बात करें तो चंबल नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें एक नदी है बनास नदी, दूसरी नदी है काली सिंध नदी, खारी नदी, क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, ये सारी की सारी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बनास नदी का उद्गम अरावली क्षेत्र से होता है, यानी यह अरावली पर्वत से निकलती है बनास नदी। क्षिप्रा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और क्षिप्रा का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से होता है और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि उज्जैन जहां पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता है वह उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और साथ ही साथ उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर भी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास क्षेत्र से होता है। ये वही देवास है जो अपने सिक्कों की ढलाई के लिए जाना जाता है। और पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से होता है। आगे सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा से होता है। इसे प्राचीन काल में बेसनगर के नाम से भी जाना जाता था और जो सिंध नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल के बारे में कुछ और तथ्य हैं, जैसे चंबल के किनारे जो प्रमुख स्थित शहर है वह कोटा है। इसके अलावा धौलपुर, झालावाड़ जैसे जो शहर है वो भी चंबल नदी के किनारे पर ही स्थित है। चंबल नदी पर एक प्रसिद्ध जलप्रपात बनता है जिसे चूलिया जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थित है, जैसे राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और इंदिरा सागर बांध। इनमें से जो इंदिरा सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर जो बांध है वो राजस्थान में है। चंबल जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी अपने घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और चंबल के अलावा महानदी जैसी नदियों में भी घड़ियाल बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। जो है यमुना की
अन्य सहायक नदियों में चंबल नदी के बाद में एक अन्य प्रमुख नदी है बेतवा। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से होता है। और ये जितनी भी नदियां निकल रही है बेटा, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो बेतवा हो, केन हो, टोंस हो, सोन हो, ये सारी की सारी नदियां सोन को छोड़ करके मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है, ये सभी भारत की उत्तर वाहिनी नदियां हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से होता है। जो बेतवा नदी है वो बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यह नदी हमीरपुर से होकर के प्रवाहित होती है। यानी हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। हमीरपुर आपने पढ़ा है यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और मध्य प्रदेश का सांची की स्तूप बहुत फेमस जगह है। सांची की स्तूप का निर्माण मौर्यकालीन है, अशोक ने यहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया था। ओरछा, विदिशा जैसे जो नगर हैं वो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। बेतवा को प्राचीन काल में वेत्रवती के नाम से भी जाना जाता था। आगे बेतवा की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो बेतवा की सहायक नदियां बीना है। बीना मध्य प्रदेश का एक शहर भी है और मध्य प्रदेश में बीना में ऑयल रिफाइनरी भी है। धशान नदी ये बेतवा की सहायक नदी है। बेस नदी, जैमिनी, सहजाद, सजनाम, रोहिणी, ये अर्जुन ये बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां है। जैमिनी, सहजाद, सजनाम और रोहिणी ये मध्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है बेटा प्रवाहित होती हैं और यहीं पर बेतवा नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जैमिनी, सहजाद, सजनाम और रोहिणी नदियों पर कई सारे छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया गया है जो कि इन्हीं नदियों के नाम पर है। इसी प्रकार से अर्जुन नदी भी बेतवा की एक सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में जो महोबा जिला है वो वहाँ से अर्जुन नहर को निकाला गया है। बेतवा नदी पर कुछ अन्य जो परियोजना हैं जैसे झांसी में सुकमा डुकमा परियोजना, माता टीला बांध झांसी, पारीच्छा बांध झांसी, राजघाट परियोजना जिसको लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, यह राजघाट परियोजना ललितपुर जिले में है। और ये जितने भी परियोजनाएं हैं जल विद्युत परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, इनका संबंध बेतवा नदी से है। बेतवा के बाद में यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है वह नदी है केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। अब ये कैमूर क्या है? विंध्य पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और विंध्य पर्वत का जो मध्यवर्ती भाग है उसे भारनेर के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में ये विंध्य पर्वत के ही अंतर्गत आते हैं। विंध्य पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और विंध्य पर्वत का जो मध्यवर्ती भाग है उसे भारनेर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, भारनेर शब्द आए या कैमूर आए, इन सभी का संबंध विंध्य पर्वत से है। तो केन नदी को प्राचीन काल में कर्णावती के नाम से और सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था। उर्मिल परियोजना केन नदी पर ही बनी हुई है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। केन नदी पर कुछ वाटरफॉल बनते हैं जैसे रनहिल वाटरफॉल, ये मध्य प्रदेश में बनता है। पांडव वाटरफॉल और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में ही केन नदी पर गाथा वाटरफॉल का निर्माण किया जाता है। और बांदा के समीप में केन नदी यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। केन
केन के बाद में यमुना की, सॉरी, अब यहाँ तक यमुना की सहायक नदियाँ थीं और ये जो टोंस नदी है वो है गंगा की सहायक नदी। तो टोंस नदी के बारे में देख लेते हैं। टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी से तर्माकुंड से होता है, और टोंस नदी सतना, रीवा आदि जिलों से प्रवाहित होती हुई इलाहाबाद के समीप में एक जगह पड़ती है सिरसा में यह गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी अपने जलप्रपातों के लिए जानी जाती है, यानी वाटरफॉल के लिए जानी जाती है। और आपने देखा, हमने आपको बताया था कि दो प्रकार की टोंस नदियां हैं। एक टोंस नदी हिमालयन क्षेत्र से निकलती है और हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है, और विंध्य क्षेत्र से निकलने वाली टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें एक नदी है बेलन नदी, इलाहाबाद, मिर्जापुर इत्यादि से प्रवाहित होती है, और मिर्जापुर जिले में जिरगो जैसे जलाशयों का निर्माण, बांधों का निर्माण बेलन नदी पर किया गया है। बीहड़ इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, और टोंस नदी पर और टोंस की सहायक नदियों पर कई सारे जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। जैसा हमने बताया कि टोंस नदी अपने वाटरफॉल के लिए जानी जाती है। ऐसे टोंस की एक सहायक नदी है बीहड़ नदी। इस बीहड़ नदी पर प्रसिद्ध वाटरफॉल चचाई जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, क्योटी जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, बाहुटी जलप्रपात वाटरफॉल बहुत फेमस है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और बाहुटी वाटरफॉल बीहड़ की सहायक नदी सेलार पर है। ये रीवा में ही ये वाटरफॉल पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में टोंस नदी पर एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसको पूर्वा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो आपको इन वाटरफॉल के नाम याद रखने हैं, जैसे पूर्वा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, बाहुटी जलप्रपात, और टोंस नदी पर एक और जलप्रपात बनाया जाता है जिसे पियावन जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, बिहार जलप्रपात। ये सारे के सारे जलप्रपातों का निर्माण टोंस नदी के द्वारा किया जाता है। गंगा में दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में एक और नदी है जिसे सोन नदी के नाम से जाना जाता है। तो सोन नदी इम्पोर्टेंट नदी है, और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो सोन नदी के किनारे पर ही स्थित है। सोन नदी का उद्गम ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी भाग है उससे मैकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। वास्तव में अमरकंटक से सोन नदी के साथ साथ में नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खड़ियावेट अलियावेट के समीप में। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि नर्मदा और सोन, जो कि भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, वो एक ही जगह से निकलती हैं, लेकिन दोनों का जो मार्ग है बहने का वो अलग अलग है। क्यों? इसका रीजन क्या है?
तो इसका रीजन ये है बेटा कि सोन नदी वो तो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण करती है। जैसे आपको बताया कि ये इससे ऊपर का जितना भी भाग है वो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और इससे नीचे का जितना भी भाग है यानी नर्मदा और सोन नदियों के नीचे का जितना भाग है उसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। नर्मदा और तापी के ऊपर का भाग है उसे उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो सोन नदी तो रूल को फॉलो करती है, उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण करती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। लेकिन जो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। क्यों नहीं ये प्रायद्वीपीय पठार के ढाल का अनुसरण करती है? आप इसका जवाब देंगे क्योंकि नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, और यह नर्मदा की रिफ्ट वैली किनके बीच में स्थित है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में यह रिफ्ट वैली स्थित है। रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? जब पृथ्वी की सतह पर चट्टानों में दो पैरेलल फाल्ट बन जाते हैं फोर्स ऑफ टेंसाइल के द्वारा, सपोज दैट ये एक फॉल्ट है, ये एक दरार है, और यहाँ पर चट्टानों में दरार पैदा हुई क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा में दो बल काम कर रहे हैं जिसे टेंसाइल फोर्स कहा गया, और यहाँ पर एक दरार बनी, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स ऑफ टेंसाइल के कारण जो है चट्टानों में फॉल्ट बन गया। तो सपोज दैट पृथ्वी में जहाँ कहीं पर फोर्स ऑफ टेंसाइल के कारण दो फॉल्ट का निर्माण होता है, और इन फॉल्ट के सहारे अगर बीच का भाग नीचे धंस जाए और अगल बगल के भाग स्थिर रहे तो जो बीच वाला धंसा भाग है उसी को रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर दो समानांतर फॉल्ट के सहारे अगर बीच का भाग नीचे धंस जाए और अगल बगल के भाग स्थिर रहे तो इसी को, जो बीच वाला धंसा हुआ भाग है, इसी को रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। और एक रिफ्ट वैली के बीच में निश्चित रूप से दो माउंटेन पाए जाएंगे। ये जो अगल बगल के भाग है जो स्थिर है, ना तो ऊपर उठे ना नीचे धंसे है, इन्हीं को भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में विंध्य पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया, या अजंता श्रेणी हो गई, ये एक प्रकार के ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर दुनिया में देखा जाए तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हो गया, वासजेस पर्वत हो गया, ये सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन है। और दुनिया में राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, भारत में नर्मदा नदी, तापी नदी, ये भ्रंश घाटी से बहती है। और दुनिया की सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वो अफ्रीका की महान पूर्वी भ्रंश घाटी है, जो कि मृत सागर से शुरू हो जाती है और जाम्बेजी नदी तक जाती है। तो ये कुछ तथ्यात्मक सवाल हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। जैसे पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी पाई जाती है, अफ्रीका के पूरब में, जिसे पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। और भारत में नर्मदा और तापी नदियों के बीच में भी रिफ्ट वैली पाई जाती है। तो देखो, नर्मदा और तापी नदियां रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसलिए ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है भारत का, उसके सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती है। सोन नदी, तो ठीक है बेटा, सोन नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ियों के सबसे ऊंचे बिंदु अमरकंटक से होता है, और यह सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। आपको तथ्य याद रखना है कि भारत में उत्तर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। भारत में उत्तर में बहने वाली नदी और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो सोन नदी है। देखिए, वैसे तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन अगर ये विशेषता शामिल कर दी जाए कि उत्तर में बहने वाली भारत की और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा सोन होगा। ठीक, सोन की भी एक प्रमुख
प्रमुख सहायक नदी है जिसको रिहंद नदी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद पर कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है। उनमें जैसे ओबरा बांध हो गया, वो रिहंद नदी पर बना हुआ है। और इसके अलावा रिहंद नाम से भी खुद एक बांध है जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसी रिहंद बांध के पीछे एक बड़ी आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत जो सागर लेक है वो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। जब किसी डैम का निर्माण किया जाता है तो एक आर्टिफिशियल लेक बनी जाती है। तो रिहंद के अलावा सोन की जो अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें उत्तरी कोयल, गोपद, कनहर, ये सभी सोन की सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर ही बिहार में जो है रेलवे का सबसे लंबा पुल बना हुआ है बेटा। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? सबसे लंबा रेलवे पुल बिहार में सोन नदी पर बना हुआ है। तो ये जितनी भी नदियां हमने आज पढ़ी हैं वो सारी की सारी नदियां गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां थी। एक वीडियो और लगेगा गंगा नदी को पूरा समाप्त करने के लिए। जैसे आगे हम गंगा नदी के दक्षिणी प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, हुगली वगैरह के बारे में, और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी गंगा नदी के प्रवाह को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम गंगा नदी को पूरी तरह से फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या आपको कोई सुझाव देना हो तो आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।